गुड मॉर्निंग। आज के हमारे टॉपिक में रहेगा एनुअल वैल्यू से जो डिडक्शंस हमने लेनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम मैक्सिमम 2 डिडक्शन ले सकते हैं, एक म्यूनिसिपल टैक्स की और एक अनरियलाइज्ड रेंट की। ओके, तो उससे हमारी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब एनुअल वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद उसमें से भी हम डिडक्शंस देते हैं। वो क्या क्या है आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है डिडक्शन वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, जो आपके एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसका 30% आपने ले लेना है, उसे मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलूँगी। राइट, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कहेंगे। ये नाम आपके लिए फैमिलियर है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आप पहले भी सुन चुके हो सैलरी के चैप्टर में। ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरी को लेकर थी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी वो एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एनुअल वैल्यू आपने निकाली है उसका 30% करेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कुछ पॉइंट्स हैं जो अब क्लियर करने ज़रूरी हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया है एट द रेट ऑफ 30% होगा। ओके, एनुअल वैल्यू का। अब ये डिडक्शन देते क्यों हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस। ये खर्चों के लिए मिलती है एक्चुअली। खर्चे क्या मतलब? जैसे मान लीजिए मैं मकान की मालकिन हूँ और मैंने मकान को किराए पर चढ़ाया है, तो किराए से जो इनकम आ रही है मेरी, जिसको मैंने एनुअल वैल्यू के तौर पर कैलकुलेट किया है, उसमें से 30% मुझे लेस करने की इजाज़त इसलिए मिली है क्योंकि मान लिया जाएगा कि इस मकान की आय कमाने के लिए मुझे कुछ खर्चे अपनी जेब से भी करने पड़े। जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस की तो चलो आपको अलग डिडक्शन मिल जाती है ना, और अनरियलाइज्ड रेंट की भी मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कोई भी लगा लीजिए रिपेयर का खर्चा है या डेप्रिसिएशन है या कुछ इंश्योरेंस का खर्चा है। वो आपको अलग अलग एक्सपेंसेस नहीं दिखाने की ज़रूरत, आपको सीधा 30% लेस करना है। ठीक है, जब 30% आप एक बार लेस कर लोगे तो अगर क्वेश्चन में या वैसे भी आपको अगर ये बताया जाए कि देखो मैंने इतना इंश्योरेंस का भी पैसा दिया है, मैंने जो है ग्राउंड रेंट का मैंने और कोई रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू है या और भी कई चीज़ें होती हैं मकान को लेकर, टैक्सेस होते हैं कई तरह के, म्यूनिसिपल टैक्सेस के अलावा की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं वो भी लेस कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ये 30% आपको सिर्फ उन्हीं खर्चों की एडजस्टमेंट के लिए ही मिला हुआ है। ठीक है, आपके एक्चुअली खर्चे कितने हुए हैं वो मैटर नहीं करते। मान लीजिए आपने एक्चुअल 15,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 15,000 के में से 1 रुपये की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की ही डिडक्शन मिलेगी। अब वो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 15,000 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो आपका वो कोई भी खर्च हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, राइट, 30% तो मिलनी ही मिलनी है, ये मस्ट है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2 पॉइंट पे कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 5 मकान है, ठीक है, और उसमें से 1-2 मकान मैं अपने मतलब रहने के लिए अलग रख रही हूँ, जैसे कभी मैं एक में रह रही हूँ कभी मैं दूसरे में, और हो सकता है मैंने 3 मकान रखे हुए अपने लिए कि भाई मैं नहीं चढ़ाती किराए पे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके पास 5 है तो आप किराए पे चढ़ाओगे। कई बार लोगों का ये लगता है कि नहीं हम किराए पे नहीं चढ़ाना चाहते, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप 5 मकानों को अपने रहने के लिए दिखाओ, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बात क्लियर करता है कि 5 में से सिर्फ 2 मकान ऐसे होंगे जिसको आप अपने रहने का शो कर सकते हो, ओनली 2 हाउसेस। उसके अलावा 3 मकान हम ये मान लेंगे कि आपने किराए पर चढ़ाए हैं, चाहे आपने किराए पर ना भी चढ़ाए। ठीक है, एक्सेप्ट 2 हाउसेज, ऑल अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज और हाउस आर डीम्ड एज लेट आउट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर आपके पास 1 या 2 से ज़्यादा मकान हैं, मान लीजिए मेरे पास 2 ही मकान है,
तो दोनों को मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस माना जाएगा कि मैं अपने रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि ये थोड़ा अजीब भी लगता है कि भाई आप एक टाइम में तो एक ही मकान में रहोगे ना, पर सरकार ने पहले मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर से पहले जो था वो एक मकान के ऊपर छूट थी, अब 2 पे दे दी है। 2 पे मतलब 2 मकानों को आप अपने रहने का दिखा सकते हो, जो आपकी ऑप्शन में रहे, वो आपकी मर्जी है कि आपको 5 में से या 10 में से कौन सा वाले 2 दिखा रहे हो। बाकी के सारे मकान ये मान के चलेंगे कि हमने किराए पे दे रहे हैं, चाहे वो सच में खाली भी क्यों ना हो। डीम का मतलब होता है मान लिए जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो जो मकान किराए पर चढ़े हुए माने जाएंगे ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा उन्हीं के लिए मिलेगी। हर मकान के लिए अलग अलग 30% मिलेगी, ये ध्यान में रखना। उसकी टेंशन मत लेना कि मतलब बाकी के 3 मकानों पर इकट्ठी एक ही बार मिलेगी। नो, सबके ऊपर अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि जो अपने रहने के लिए आप दिखा रहे हो उस पे नहीं मिलेगी। ओके जी। तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे कि 2 हाउसेज जिसकी आप बात कर रही हो, जो अभी अभी मैंने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। वो ये बात मैंने आपको दूसरे में क्लियर कर दी, उसने इसको तीसरा पॉइंट बना दिया है। कुल मिला के पॉइंट वही 2 ही हैं। पहला 30% डिडक्शन मिलेगी, उसके अलावा और कोई खर्च घटाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा 30% डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए मिलेगी। और 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं तो जितनी 2 को छोड़कर बाकी की प्रॉपर्टी के लिए आपको मिलेगी। जिस मकान में आप रह रहे हो या जिस मकान को आप रहने के लिए शो कर रहे हो उसको छोड़कर उस पर कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये 3 पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर थे। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला क्लियर हो गया है हमारा। सेकंड जो डिडक्शन हमें मिलेगी ना, कहाँ से हम डिडक्शन की बात कर रहे हैं? एनुअल वैल्यू से। ठीक है। एनुअल वैल्यू में पहली डिडक्शन है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू विच इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट डिडक्शन इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। राइट। तो जिस घर की इनकम, जिस घर के एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करके अभी आप यहाँ खड़े हो, उस इनकम मतलब उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको एक और डिडक्शन भी मिलेगी। वो होगी उस लोन की जो लोन आपने इसी प्रॉपर्टी के लिए लिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 घर हैं और मैंने 2 घर तो अपने मान लिए, क्योंकि 2 घरों पे तो मुझे ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी है। बाकी के जो 2 घर हैं, देखो पहली वाली डिडक्शन तो 2 के पे ही मिलेगी, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन है ये मुझे 4 पे मिलेगी। ये ध्यान में रखना। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हमेशा सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में मिलती है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी पे मिलती है, और इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे मिलती है, चाहे आप रह रहे हो या आपने किराए पर दे दिया है। अभी बात करते हैं लोन की। कौन से लोन की बात करो और लोन का करना क्या है? ये लोन मैंने क्यों लिया है? ये लोन लिया है मैंने परचेज करने के लिए, घर को बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसके ऊपर थोड़ा, जैसे एक फ्लोर बनी हुई है मैंने दूसरी फ्लोर बनानी है उसके लिए, और रिपेयरिंग के लिए, जैसे रिपेयर वगैरह हम करवाते हैं ना, रेनोवेट कराते हैं उसके लिए। ठीक है जी। ये 4 बातें आपको याद रखनी है: परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। राइट। इन चारों पर्पज़ में से कोई भी पर्पज़ हो सकता है लोन लेने का। इन चारों के लिए या 4 में से ऑब्वियसली अगर आप बाई कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी आप रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लोन आप ले रहे हो ये हाउस प्रॉपर्टी की इन 4 कामों में से किसी भी काम के लिए लिया जा सकता है। राइट। और ये डिडक्शन आपको एक्रूअल बेसिस पे मिलेगी। जैसे वो 30% देखा था ना कि मिलनी ही मिलनी है आपको, ये भी आपको एक्रूअल बेसिस पे मिलेगी। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि मतलब ड्यू, एक तरह से इंटरेस्ट जो है हमारा, जो लोन मैंने लिया, मान लो मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और उसका 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, अभी पे नहीं किया है, ड्यू हो गया। ड्यू होते ही मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। म्यूनसिपल टैक्सेस पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि म्यूनसिपल टैक्सेस जब तक पे नहीं किए जाते ना तब तक वो माइनस नहीं होते हैं। राइट।
लेकिन ये कह रहा है कि ना ना पे करने का कोई चक्कर नहीं है, पे करो चाहे नहीं करो, ड्यू होते ही आपको माइनस करने की परमिशन मिल जाएगी, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन पे 3 पॉइंट क्लियर किए, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन के कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। नंबर 1, पहला है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज़ नॉट डिडक्टिबल। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने अभी अभी बोला मैंने 10 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, लेकिन वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मैं अभी पे नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे को वो पहले तो 1 लाख इंटरेस्ट जैसे ही ड्यू हुआ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी ना डिडक्शन, वो 1 लाख की 1 लाख मिल जाएगी, ठीक है जी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट कह रहा है ना, ये है अनपेड इंटरेस्ट। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए पे किया नहीं, मुझे मैंने ड्यू किया, ड्यू की तो मुझे डिडक्शन मिल गई, लेकिन कभी तो पे करना है मुझे, लेकिन मैं पे नहीं कर रही हूँ और वो बंदा जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा रहा है। अब 1 लाख रुपए पे ही नहीं किए तो मुझे उस 1 लाख रुपए भी उसने इंटरेस्ट चढ़ा दिया, जो कि 5,000 बन गया। तो 1 लाख तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल लोन, ठीक है, और वो 5,000 हो गया इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या उस इंटरेस्ट की मुझे डिडक्शन मिलेगी? नो, इज़ नॉट डिडक्टिबल। ये जो 5,000 की डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी, ये तो मेरी खुद की गलतियों की वजह से है ना। अब मैं नहीं दे पा रही हूँ, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसने तो मुझे 1 लाख रुपए की डिडक्शन शुरू में दे दी कि भाई ये तेरा ड्यू हो गया है, बेशक तू पे कर या ना कर वो तेरी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने तेरे को डिडक्शन दे दी है। लेकिन अब आप उस इंटरेस्ट को पे ही नहीं कर रहे हो, तो मकान मालिक क्या करे? सॉरी, मकान मालिक कह रहे हैं, जिससे आपने लोन लिया है, बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई भी है, वो आपको थोड़ी ना बख्श देगा। वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या? तो उसने क्या किया, उस 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चढ़ा दिया। अब वो मान लीजिए बन गया 5,000, तो क्या 5,000 की डिडक्शन भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। एक तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ए फ्रेश लोन, फ्रेश लोन के ऊपर डिडक्शन दे देगा। अब ये फ्रेश लोन काहे के लिए ले रहे हो? ये ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए ले रहे हो। अब देखो, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए बैंक से उधार ले रखे हैं, पर मुझे लग रहा है कि बैंक वाला ना जो मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना इतना ले रहा है कि मैं पे नहीं कर पा रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि ठीक है ऐसा कर, तो ना मेरे से 10 लाख ले, इस बैंक के लोन को पहले रफा दफा कर, और मेरे लोन को मैं, मतलब जैसे मान लीजिए बैंक वाले मुझसे 2% ले रहे हैं इंटरेस्ट, ऐसा कर मैं तेरे को जो है ना 1% इंटरेस्ट पे दे दूंगा, तो मेरे से 10 लाख लेके बैंक को दे दे और मुझे 1% इंटरेस्ट देती रहे। तो ऑब्वियसली ये बात तो सभी को समझ में आ जाएगी कि भैया 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बच रहा है, तो कोई क्यों नहीं करेगा ये काम। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड से 10 लाख लिए और बैंक का लोन रफा दफा कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, 10 लाख रुपए का फ्रेश लोन अपने फ्रेंड से लिया। किसके लिए लिया? रीपे करने के लिए लिया। कौन सा? वही ओरिजिनल लोन जो मैंने बैंक से लिया था। तो अब क्या हुआ कि फ्रेश लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, जैसे फ्रेंड से जो मैंने 10 लाख का लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट क्या मेरे को डिडक्टिबल है? हाँ, वो डिडक्टिबल है, इज़ अलाउबल एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। समझ में आया? तो याद रखिए, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं है, लेकिन फ्रेश लोन, अब ये ध्यान में रखना कि ये फ्रेश लोन सिर्फ और सिर्फ उसी लोन के लिए लिया जो आपने ओरिजिनल लोन लिया है ना, उसको पे करने के लिए लोन ले रहे हो। ये नहीं है कि ओहो मेरे पास तो गाड़ी पुरानी हो गई है, ज़रा मैं जो है ना मर्सिडीज़ ख़रीद लेती हूँ, या मैं फिर एक बड़ी वाली गाड़ी ख़रीद लेती हूँ, या मैं एक जो है एक फ़ॉरेन का ट्रिप लगाती हूँ। ऐसे ही नहीं, नो, फ्रेश लोन सिर्फ उसी लोन को पे करने के लिए ही लेना है आपको, ये ध्यान में रखना, ठीक है जी। तीसरी बात पे आ रहे हैं, एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर रेजिंग द लोन इज़ नॉट डिडक्टिबल। मतलब क्या है इसका? ब्रोकरेज मतलब कमीशन, मतलब जैसे दलाली वगैरह देते हैं ना, कई बार लोन वोन लेते हैं तो बीच में एजेंट होते हैं जो आपको लोन दिलवाते हैं, तो उनका एक कमीशन होता है। जो कमीशन हो गया या ब्रोकरेज हो गया, दोनों एक ही मतलब हुए। तो उस लोन को लेने के लिए मुझे कई बार एजेंट के चक्कर काटने पड़े और उसने कमीशन लिया, क्या वो डिडक्टिबल है? वो डिडक्टिबल नहीं है। ओके जी, तो याद रखिए 3 बातें क्लियर हो गई। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं है। फ्रेश लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो ओरिजिनल लोन को पे करने के लिए लिया था उस पर इंटरेस्ट डिडक्टिबल है, और कोई भी खर्चा, कमीशन है, ब्रोकरेज है, डिडक्टिबल नहीं है। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है? तो याद रखिए
स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर यहाँ तक का एक मतलब एक टॉपिक बनता है। हालांकि अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप इसलिए कर रही हूँ कि पहले ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगला जो पॉइंट आ रहा है ना वो इन सब का गुरु है। तो ये लगा लो कि यहाँ से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन से लेकर और ये ब्रोकरेज तक वाले पॉइंट को आपने पहले अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद अभी चौथा पॉइंट किसका आ रहा है, वही इंटरेस्ट वाली कहानी आ रही है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है। पहले इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री का मतलब क्या है, पहले। एक्विजिशन यानी कि मकान जब खरीदा था उसके लिए लोन लिया था ना आपने, ठीक है। जब मकान खरीदा तो मकान को खरीदने के लिए लोन या मकान को बनाने के लिए लोन। प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन, ये याद रखना। ये सिर्फ ये लोन अगर आपने एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है ये उसकी बात कर रहा है। ये जो चौथा पॉइंट है ये सिर्फ मैं आप एक सेकेंड आपको ऊपर लेके जाना चाह रही थी। हाँ, ये सिर्फ परचेजिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर है ये पॉइंट, ये ध्यान में रखना। तो अब ये पॉइंट कहता क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहती हूँ। यहाँ पे ये एक टेबल है, देखो टेबल को रट्टा नहीं मारना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। ये सिर्फ समझाने के लिए, क्वेश्चन ही दे रखा है, न्यूमेरिकल था आपका। मैं आपको डायरेक्ट इन डेट्स पे ले जाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ वो पॉइंट। जब ये समझ जाओगे ना तो वो पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। वो यही चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, डेट ऑफ लोन टेकन ये हो गया। मान लो मैं पहला पॉइंट उठा रही हूँ बेटा, 1 मार्च 2017 को मैंने लोन लिया। यहाँ तक बात क्लियर है। ये BCD को छोड़ दो, अलग अलग केसेस है। A अलग है, BCD अलग अलग केसेस हैं। केस कहता है कि मैंने लोन लिया है 1 मार्च 2017 को, ठीक है। और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जिस हाउस के लिए लोन लिया था वो बनकर तैयार हुआ मेरा 31 मार्च 2019 को। मैं पहला केस बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, ये जो मैं लोन की बात कर रही थी ना, ये वाला जो इंटरेस्ट था ये करंट ईयर का इंटरेस्ट था। करंट ईयर मतलब हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 20-21, ठीक है। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 19-20, राइट। 19-20 में जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ना ड्यू, उसकी डिडक्शन आपको एक झटके में मिल जाएगी, ओके। ये जो इंटरेस्ट है ये प्री एक्विजिशन पीरियड का है। यहाँ पे कहीं ये नहीं बताएगा कि लोन आपने कब लिया है। 19-20 में मेरे सर पे अभी भी 10 लाख का, मैंने 15 लाख का लोन लिया था, जिसमें से 5 लाख मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। 19-20 में मेरे ऊपर 10 लाख का लोन अभी भी पेंडिंग है, राइट। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है और पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो भाई, कितना बनता है। 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख बन गया। तो मुझे अपनी एनुअल वैल्यू में से जो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद को जो डिडक्शन मिलेगी, एक तो मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर की, याद रखना ये करंट ईयर की डिडक्शन है, ओके। कितनी मिलेगी, 1 लाख। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब ये जो डिडक्शन है ना, ये पॉइंट है ना, ये एक्चुअली ये भी एक उसी का ही पार्ट है। कहने का मतलब होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन को आप 2 पार्ट्स में बांट लीजिए। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन इन द करंट ईयर, और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने इस मकान के लिए लिया है लेकिन प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए, ओके। तो करंट ईयर का मैंने आपको बता दिया, 10 लाख के ऊपर 1% लिया, 1 लाख हो गया, ठीक है। अब प्री एक्विजिशन का मतलब क्या है, उसके लिए वापस आ जाओ इसी टेबल पे। कहता है लोन लिया मैंने 1 मार्च 2017 को, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना आपने सारे लोन 19-20 में ही लिए हैं। मकान क्या रातों रात बनकर तैयार हो जाता है। लोन लोगे तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद जाके बनेगा ना, या फिर अगर मकान ख़रीदना भी होगा तो लोन तो पहले ही लोगे ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, लोन हो सकता है प्रीवियस ईयर में ही लिया हो, ठीक है, 19-20 में ही लिया। मान लो मैंने 1 अगस्त 19 को लोन लिया और जी मैंने 1 अक्टूबर को रजिस्ट्री करवा ली। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेम ईयर में आप लोन लेकर आप मकान खरीद भी सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला जो केस हमने उठाया ना, ये तभी उठाना जब आप देखो कि जो लोन लिया है वो प्रीवियस ईयर से पिछले सालों में लिया है। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। डेट ऑफ लोन टेकन है
1 मार्च 17, तो 19 से पहले हो गया। मेरा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, राइट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डेट ऑफ लोन टेकन है 1 मार्च 2017, ओके जी। और लोन कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है 31 मार्च 2019। अब करना क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ सीधा। आपको ये डेट दे रखी होगी और आपको ये डेट दे रखी होगी, और ये जो है वो हमने करनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। पहला जो स्टेप है ना वो ये करना, इस डेट का ध्यान दो, 31 मार्च 2019। अभी मेरे को ये थोड़ा सा आइडिया लगा के बताइए, आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की पहचान है तो मुझे ये बताइए 31 मार्च 2019 ये कौन से ईयर में आता है, इसका कंसर्न ईयर बताइए। तो इसका कंसर्न ईयर बताने का तरीका मैं आपको एक क्लियर कट बता देती हूँ, उसमें रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ चलेगी। बेटे हमारे सारे ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अब ये देखो, ये वाला ईयर बाय चांस 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ होगा ना, हुआ होगा ना। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है? 18-19 है ना। लीजिए 18-19 कर दिया। सेम केस दूसरा भी, चलो मैं इसको सारे को निपटा देती हूँ। ये है आपका 1 अप्रैल 2020। ये कौन सा ईयर आपको लग रहा है? ये तो शुरू ही हो रहा है 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब होता है 20-21 होगा ये। इसमें 19 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो ईयर स्टार्ट ही होता है। तो 1 अप्रैल 2020 से कहाँ तक जाएंगे? 21 तक जाएंगे। इसका मतलब ये ईयर कौन सा है? 20-21 है। आगे आ जाओ, 31 अगस्त 2019। ये कौन से ईयर में आता है? 19-20 में आता है, 18-19 में आता है, या 20-21 में आता है? तो इसको करने का तरीका क्या है? अगस्त कब आता है? अप्रैल के बाद आता है ना। ठीक है, इसका मतलब 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 के बीच में ही आया ना ये कहीं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? ये वाला मैं थर्ड केस की बात बता रही हूँ। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में ही आया ना। तो 19 और 20 के बीच में आया, तो इसका ईयर कौन सा हो गया? 19-20। ठीक है, अगला आ जाओ, नवंबर 19 भी कहाँ आया? अप्रैल के बाद आया है। अप्रैल 19 के बाद आया है, इसका मतलब ये भी 19-20 ही है। 19-20 यहाँ तक पहले बात क्लियर कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका कंसर्न ईयर निकालना है। इसका ईयर हो गया 1819, 2021, 1920 एंड 1920। ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, हो गया। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है? 1819 है ना फर्स्ट, इसका एकदम पहले का ईयर क्या होगा? 1719 लिखो जी, या 1719 नहीं, सॉरी 1718। ये लो, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 18। ठीक किया मैंने। अब आ जाओ इधर, 2021 है, इसका कंसर्न प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20। 19 मतलब 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। अब आ जाओ इधर, 19-20 का कंसर्न ईयर होगा 1 अप्रैल, कंसर्न प्रीवियस ईयर होगा 18-19। 18 का मतलब ये रहा आपका 1 सेकेंड, ये 19-20 ही है ना हमारा। हाँ 19-20 है ना, तो इसका कंसर्न ईयर क्या होगा? 18-19। ओके, तो ये रहा जी हमारा, सॉरी यहाँ पे ना मेरे को 18 लिखना था, मैंने गलती से 1 अप्रैल 17 लिख दिया, इसको 18 कर लीजिएगा, टू 31 मार्च 19। ठीक है, और इसका 1920 वही सेम हो गया, इसका भी 18-19, यहाँ भी 18 कर देना, ये यहाँ वाली पॉइंट पे। ठीक है, मैं इसकी यहाँ की बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है हमारी? क्या दोबारा देखो, फर्स्ट आपको ये वाली डेट दे रखी होंगी और आपको ये वाली डेट दे रखी होंगी। ठीक है, आपने पहले इस डेट को देखना है। ये डेट क्या है पहले ध्यान दो। ये डेट है जिस डेट पर हमारा मकान या तो ख़रीद लिया या बनकर तैयार हो गया। दो बातें हैं, या ख़रीद लिया या बनकर तैयार हो गया। इसका कंसर्न ईयर ले लो। इसका कंसर्न ईयर मैंने निकालना आपको सिखा दिया। इस कंसर्न ईयर से ठीक पहले का प्रीवियस ईयर ले लो। ये ले लिया, 2 स्टेप्स क्लियर हो गए हमारे। अब आपको क्या करना है? तीसरा स्टेप आ जाओ। तीसरे स्टेप में क्या करना है? डेट ऑफ लोन टेकन, फर्स्ट केस पे आ जाओ। 1 मार्च 2017 है, एज इट इज़ उठा लो, और इसकी जो लास्ट है ना ये वाली 31 मार्च 2018 ये ले लो। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, डेट ऑफ लोन टेकन ये
और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 18। आप ऐसे करो, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 18 तक महीने काउंट करो, कितने बनेंगे काउंट करके बताओ मुझे। और सॉरी, कहाँ जा रही हूँ मैं, 1 मार्च से, सॉरी 1 मार्च से हमको करना है 31 मार्च 18 तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो हो गए जी 10 महीने मेरे 17 के, ठीक है। और उसके बाद है फिर 18 स्टार्ट होता है, 18 स्टार्ट होता है, 18 में मुझे सिर्फ 3 महीने लेने हैं, तो जनवरी, फरवरी, ये मार्च, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, 1 मार्च 17 से 31 मार्च 18 तक मैंने कैलकुलेट किया, मेरे 13 महीने बनते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इन 13 महीनों को बोलूँगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड। तो पहले ये पीरियड निकालना आना चाहिए आपको, इसके लिए मैंने ये सारा ताम झाम किया है। अदरवाइज़ तो मैं आपको उन पॉइंट्स में भी रट्टा मरवा सकती थी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो रट्टा चलेगा भी नहीं। दूसरा केस भी उठा लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। 31 जनवरी है, उठाओ 31 जनवरी को, और इसका लास्ट क्या है 31 मार्च 20। कैलकुलेट करें, जनवरी तो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हो गए 11 महीने, 11 महीने हो गए ना। और उसके बाद फिर 19वां स्टार्ट हो गया, 19 के पूरे 12 महीने, 11 ये और 12 वो, एक साल 11 महीने हो गए, और 3 महीने इसके हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अब आप बताओ, एक साल 11 महीने, फिर 12 महीने, फिर 13 महीने, फिर 14 महीने, मतलब ये लगा लो 2 साल 2 महीने, 2 साल में मतलब कितने हो गए, 24 और 2 26 महीने हो गए ना हमारे, ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ ये देखो 26 महीने आ गए ना, कैलकुलेट करना आ गया आपको। पहले में देखो 13 महीने आए थे ना, 13 मंथ्स आ गए थे। दूसरे वाले में आ गए 31 जनवरी 18 से लेकर 31 मार्च 20 तक, आप कैलकुलेट करोगे 26 महीने आएंगे। तो पहले ये इस क्वेश्चन में क्लियर किया कि प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड होता क्या है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, कर क्यों रहे हैं पहले तो उस बात पे जाते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, एक तो होता है कि मेरा 19 और 20 जो मेरा वाला प्रीवियस ईयर है, हमारे वाला प्रीवियस ईयर है, हमारा असेसमेंट ईयर है 20-21, प्रीवियस ईयर होगा 19-20। सबसे पहला काम मुझे ये देखना है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, दूसरे नंबर पे आना इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मुझे चेक करना है, पहले तो ये देखो करंट ईयर में कोई लोन पेंडिंग है। अगर करंट ईयर में कोई लोन पेंडिंग है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, दिखेगा आपको, और उसके ऊपर आप 12 महीने को लगा लो, इंटरेस्ट लग गया, क्योंकि 19-20 पूरे 12 महीने हो गए ना, हो गया जी कैलकुलेट। और वो एक तरफ रख दो, मान लीजिए वो 5,000 आया, उसको एक तरफ रख दो, रख दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आएगा ऐसा इंटरेस्ट जो प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है कि जब आपने लोन लिया होगा और जब आपका मकान बनकर तैयार हुआ होगा या आपने मकान ख़रीदा होगा, उन दोनों डेट्स के बीच का जो इंटरेस्ट होगा उसकी रिडक्शन आपको 5 बराबर किस्तों में मिलेगी। ध्यान दीजिए, उसकी रिडक्शन आपको 5 बराबर किस्तों में मिलेगी। और वो 5 बराबर किस्तें कौन से ईयर से स्टार्ट करेंगे, जिस ईयर में आपका मकान बनकर तैयार हुआ है। यानी कि मेरा मकान बनकर 18-19 में तैयार हुआ, तो 18-19 से स्टार्ट करूँगी, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ठीक है, हो गए ना 5 साल। अब इन सालों में अपना आप देखो, इन ईयर्स में आप देखो, आपका असेसमेंट ईयर आ रहा है ना, 20-21 आ रहा है ना, तो 20-21 में उठाकर रिडक्शन दे दो। इसके लिए मेरे को पता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, फिर से पहले आपको सिर्फ ये स्टेप देखना है। ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए तो मैं आपको एक और छोटे से क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। यहाँ से आपको सारी जो मैं अभी बातें बोली हैं ना, जो आपके ऊपर से निकल गई हैं, वो अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, इसके लिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 उठा रही हूँ। एक्स ने लोन लिया है 45,000 का, ध्यान देना 45,000 का लोन लिया है, 15% पर एनम इंटरेस्ट है, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस ऑन 1/6/2014। 1/6/14 को लोन लिया है। ये देखो लोन लेने की डेट दे दी ना उसने हमारे को, 1/6 कहाँ गए हम, हाँ 1/6/14 को लोन लिया है उसने, ठीक है जी। हाउस कंस्ट्रक्ट किया, कितने का लोन है, 45,000 का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15% पर एनम है, राइट।
कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कम्प्लीटेड ऑन 20 जनवरी 2020, दे दी ना उसने डेट। अब 20 जनवरी 2020 को उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगी। डेट ऑफ लोन रीपेमेंट, डेट ऑफ लोन का रीपेमेंट कर दिया उसने 30 सितंबर 2017 को। लो जी, हमारे 19-20 की उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने तो 17 में ही लोन पे भी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहाँ ना सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा है। एनुअल वैल्यू दे नहीं रखी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं दूंगी मैं फिलहाल। तो उसने सिर्फ मेरे को ये बोला है इंटरेस्ट के बारे में बताओ। ये छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट को लेकर है। अब देखो, पहले मैं अपने करंट ईयर में जाऊंगी। मेरा करंट ईयर है 19-20, तो 19-20 में कोई लोन पेंडिंग है? नो। उसने क्या बोला, 30 सितंबर को तो मैंने लोन पे ही कर दिया ना, तो कोई लोन पेंडिंग नहीं है। जब कोई लोन पेंडिंग ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो करंट ईयर की बात होती है उसकी कोई डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। सिंपल, हो गई बात ख़त्म। अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर रही हूँ। मान लीजिए ये लोन जो है अभी पे ना करा होता उसने, मान लीजिए लोन अभी भी चल रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 45,000 में से इसने इस 30 सितंबर 17 को सिर्फ 30,000 रुपये दिए होते तो 15,000 अभी पेंडिंग होता ना। 15,000 के ऊपर 15% में इंटरेस्ट लगाती तो कितना बनता? ये बनता मेरा 2250 रुपये बनता। तो 2250 की डिडक्शन मुझे करंट ईयर में मिल जाती, लेकिन अब मुझे 1 रुपये की भी नहीं मिलेगी, कारण लोन तो मैं 19-20 से भी पहले पे कर चुकी। तो डिडक्शन ही का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर हो गई बात? अब यह कहता है कि भैया प्री कंस्ट्रक्शन, जब आपने कंस्ट्रक्शन से पहले लोन तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही लिया था ना, तो जब मकान आपका बनकर तैयार हुआ है और जब लोन लिया है उनके बीच का जो लोन का जो पेंडिंग था और जो इंटरेस्ट था ना, उसकी डिडक्शन भी उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको 5 बराबर किस्तों में मिलेगी, लेकिन शर्त ये है मिलेगी तब जब मकान बनकर तैयार हो चुका होगा उस साल से। ओके जी, चलो ये जो हम तामझाम कर रहे हैं ना इसी वजह से कर रहे हैं। उसके लिए आ जाओ, क्या करते हैं। 45,000 का लोन है, राइट, 15% पे है। पहले तो मुझे क्या करना है, ये सारी टेबल मैंने क्यों निकाली थी, प्री एक्विजिशन पीरियड निकालने के लिए। इसकी मैं क्या करूँगी, लोन कब लिया, 1/6/14 को, ठीक है। लोन कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 20/1/20 को। ज़रा ध्यान देना, 20/1/20 को कंप्लीट हुआ। 20/1/20 का कंसर्न ईयर बताओ मुझे। जनवरी 20 है, जनवरी 20 है ना, अप्रैल से पहले हो गया है। 1 मिनट, ये 1 अप्रैल 2020 से पहले का ईयर है, तो अप्रैल 2020 से पहले का जो टाइम होता है वो 19-20 में ही जाएगा ना। तो इसका कंसर्न ईयर 19-20 है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में ये डेट आती है, राइट। तो आपने क्या करना है, इसका कंसर्न ईयर क्या है, 19-20। तो कंसर्न ईयर का प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19, ठीक है। 18-19 है, 18-19 का ईयर कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, ठीक है। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। अब आप उठाइए डेट ऑफ लोन, 1/6/14 से क्या बोला था मैंने, 18-19 था, 31 मार्च 19 तक कहाँ गया हमारा। लेकिन मैं एक सेकंड हमें गलती कर रही हूँ ना, क्या 19 तक मैं क्यों लेके जाऊँ भाई, लोन ही पहले पे कर दिया उसने, 17 को पे कर दिया। ध्यान रखना इस बात का। कंस्ट्रक्शन का टाइम वैसे 20 मार्च 2020 है, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना वो इतना कंगाल नहीं होगा कि भाई उसको सारा वो इस लोन पे नहीं टिका हुआ था, उसके पास अपना पैसा भी होगा। उसने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने से पहले ही लोन पे कर दिया, उसने 17 में ही लोन पे कर दिया। तो भैया जब आपने 17 में ही लोन पे कर दिया है तो अब आप ये नहीं करोगे। इधर आओ, एक बार ऊपर चलते हैं। यहाँ देखो, आपका कंस्ट्रक्शन हुआ 31 मार्च 19 को, इसका कंसर्न ईयर हो गया हमारा 18-19, उसका प्रीवियस ईयर हो गया 17-18। रूल ये कहता है कि जब डेट लोन लिया है उस डेट से लेकर इस डेट तक जाओ। लेकिन अगर बाय चांस वो लोन, मान लीजिए इसी में पहले केस की बात कर रही हूँ, अगर वो ये लोन अक्टूबर 17 में पे कर दिया होता उसने, अक्टूबर 17 की बात कर रही हूँ, तो ये 31 मार्च 18 तक नहीं जाती। फिर मैं क्या करती, 1 मार्च 17 से अक्टूबर 17 तक का कैलकुलेट करके वही मेरा प्री एक्विजिशन पीरियड आता, ठीक है ना। ओके,
तो यहाँ पे क्या किया उसने, वो कहता है जी लोन तो मैंने पहले ही पे कर दिया है। जब लोन पहले पे कर दिया तो इंटरेस्ट काहे का बनता है, बिल्कुल नहीं बनता ना। अब हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए, कहाँ खड़े थे हम, कंस्ट्रक्शन लोन लिया है 1/6/14 को, पे कर दिया है 17 को, प्री एक्विजिशन पीरियड मेरा बनेगा 1/6/14 से 30/9/17 बजाय 31 मार्च कौन सा था 18। कंसर्न ईयर मेरा बेटा यहाँ देखो, ये मेरा बनता था 19-20, कंसर्न ईयर 18-19, तो 31 मार्च 19 तक जाना था ना मुझे, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि 19 से पहले ही मैं पे कर चुकी हूँ। इन दोनों के बीच का जो पीरियड बनता है वो बनता है हमारा, कैलकुलेट करना ज़रा, 1/6/14 है ना, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये हो गए 7 महीने 14 के। फिर 15 पूरा, 16 पूरा, ठीक है, 2 साल और हमारे 7 महीने, और 17 के कितने हो गए 9 महीने, 2 साल 7 महीने और 9 महीने और, यानी 2 साल 16 महीने। 2 साल 16 महीने का मतलब हो गया 3 साल 4 महीने, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। कितने बने हैं, 3 साल 4 महीने। 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36, 12×3 = 36 और 4 40 महीने हो गए। देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 45,000 लोन था, 15% इंटरेस्ट है, 40 महीने का निकालो। 40 महीने, 40/12 करना मत भूलना क्योंकि महीने हैं, और आपका ये आ गया 22,500। यहाँ तक बात समझ में आई है ना। 22,500 प्री एक्विजिशन पीरियड जो कि 40 महीने का था वो निकाला, और उसके बाद मेरा कैलकुलेट होकर 22,500 आ गया। अब इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी 5 बराबर भागों में। 22,500 को 5 बराबर भागों में बांटो, ये बनते हैं 4500 रुपये पर ईयर। और स्टार्ट कब से करनी है, जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है भैया, दिखाओ ज़रा मेरे को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 20/1/20, यानी कि कंसर्न ईयर था 19-20। तो जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है ना, उस साल से 5 साल कैलकुलेट कर लो। पहली 4500 19-20, दूसरा 4500 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, हो गए 5 साल। अब इन 5 सालों में ज़रा सर्च करना हमारा असेसमेंट ईयर आ रहा है क्या, आया तो है 20-21, जैसे ही अपना असेसमेंट ईयर दिखे ना, तुरंत कैच करो और उठा के डिडक्शन दे दो। यानी कि अब इस साल मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो 4500 रुपये की होगी। करंट ईयर में तो लोन रहा ही नहीं क्योंकि मैंने पहले ही पे कर दिया, लेकिन प्री एक्विजिशन पीरियड का 22,500 में से 5 बराबर भागों वाला जो एक भाग था वो मेरा 20-21 में भी आ रहा था। ये मैंने शायद यहाँ कहीं लिखा होगा, आई थिंक, देखती हूँ एक मिनट। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो उन ईयर्स में आपको पे करना, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब एक पॉइंट आ रहा है, इंटरेस्ट नॉट डिडक्टिबल। अच्छा, ऐसा भी है कि इंटरेस्ट डिडक्ट ना भी करे, बेशक, उसका रीज़न बता देती हूँ। ये इंटरेस्ट कौन सा डिडक्टिबल नहीं है, उसके पहले इस पॉइंट के बारे में हम क्लियर कर लेते हैं। ये वो इंटरेस्ट है जो इंडिया के बाहर पे करते हो। अब मान लीजिए आपने ये लोन इंडिया के बाहर से कहीं से लिया है, इंटरेस्ट तो फिर उसी को ही दोगे आप, ठीक है। अच्छा, एक रूल होता है कि जब भी आप किसी को कोई इनकम देते हो ना, इनकम ही तो हुई ना, आपके लिए खर्चा हो गया, उसके लिए तो इनकम हुई। तो जब आप किसी को इनकम देते हो ना, और अगर उस इनकम पर TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनकम टैक्स के कुछ रूल्स अभी और आगे आएंगे जो अभी फ़िलहाल आपको नहीं बता सकती मैं। तो उसमें उसके तहत क्या होता है कि जब भी हम किसी को कोई इनकम देते हैं तो कई बार कुछ इनकम्स पर हमें टैक्स काटना होता है, और वो काट के सरकारी ख़जाने में जमा कराना होता है, ये हमारी ड्यूटी होती है। तो जब भी हम किसी को इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट में से सरकार को जो भी टैक्स बनता है वो काट के हम अपने पास रखेंगे और वो दे देंगे हम सरकार को, राइट। सो अगर आप इंडिया के अंदर दे रहे हो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको तो कभी भी पकड़ लेगी सरकार। लेकिन जिस पर्सन को आप इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दे रहे हो वो सरकार की पकड़ से तो थोड़ा दूर ही है ना, तो उसमें क्या होगा, सरकार फिर आपको पकड़ेगी कि भाई आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं काटा, इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, TDS क्यों नहीं काटा। तो अगर TDS नहीं काटोगे ना और इंटरेस्ट ऐसे दे दोगे तो TDS अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही उसने बोल दिया कि भाई हम ऐसा इंटरेस्ट डिडक्ट ही नहीं करने देंगे आपको जिसका TDS आपने काट के अपने पास रखा नहीं है।
मान लीजिए मुझे विदेश से कोई लोन मिला है और मुझे उसका 25,000 रुपये हर महीने इंटरेस्ट देना होता है, या चलो हर साल की बात बता रही हूँ, तो 25,000 हर साल इंटरेस्ट जो देना होता है ना मुझे, तो उसका मान लीजिए TDS बनता है 500 रुपये, तो मैं उसको 500 रुपये काट के उसको दूंगी 24,500, ठीक है। तभी मुझे वो 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। देखो मैं अपनी जेब से दे रही हूँ 25,000, मेरी जेब से तो 25,000 गया ना, मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन कंडीशन वो कह रहा है कि अगर आपने TDS नहीं काटा तो 25 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी फिर तो, ठीक है। अच्छा यही है कि आप 500 रुपये लो और वो सरकारी खजाने में जमा कराओ, तब जाकर आपको 25,000 की डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये पॉइंट उसके बारे में कहता है, ठीक है जी। तो अब आपका होमवर्क यही है कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 अपने आप करो। मैं जान के नहीं करवा रही इसको, और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो और ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर करो। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि छूट गया, ये छूटे नहीं है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एनुअल वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है, हर हालत में देनी है, और इसके अलावा किसी और खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किराए की जो प्रॉपर्टी आप किराए पर चढ़ाते हो उसी के लिए मिलती है। आपके पास अगर 2 से ज़्यादा घर है तो 2 घरों को छोड़कर बाकी के घरों को किराए पर चढ़ा हुआ मान लिया जाएगा और उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जो घर आप रहने के लिए इस्तेमाल करते हो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगी। दूसरा कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको 2 पार्ट्स में बांट देना, एक इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड। जो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट पीरियड था, तो ये देखेंगे कि 19-20 में बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर 20-21 है। तो आपका असेसमेंट ईयर से कनेक्टेड जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर कोई लोन पेंडिंग है तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है उसकी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। पहला पार्ट ये है, चाहे एक्चुअली आपने इंटरेस्ट पे ना भी किया हो तो, ये याद रखना। लेकिन अगर आप लोन पहले ही पे कर चुके हो तो करंट ईयर में तो कोई पेंडिंग ही नहीं रहा, जब पेंडिंग ही नहीं रहा तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा जो इंटरेस्ट था वो था एक्विजिशन पीरियड के लिए, जो जब आप लोन लेते हो और उसके बाद जब आपका मकान या तो ख़रीद लेते हो या बनकर तैयार होता है, उन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट होता है उसकी रिडक्शन आपको 5 बराबर किस्तों में मकान बनने वाले ईयर से स्टार्ट करके 5 सालों तक मिलती है, बराबर 5 बराबर किस्तों में, मतलब उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। जैसे अगर 1 लाख है तो 20-20 हज़ार करके मिल जाएगी, ठीक है। उसका रूल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। पहला ये कहता है कि डेट ऑफ लोन चेक कीजिए, फिर देखिए कंप्लीशन का डेट क्या है, इसका कंसर्न ईयर निकालिए, इससे ठीक पहले का प्रीवियस ईयर निकालिए, फिर इस डेट से स्टार्ट करके आपको इस डेट पर जाना है और उसके बीच में जो भी आपके महीने साल कैलकुलेट हों उसके हिसाब से आपको लोन के ऊपर रेट के ऊपर फिर ये मंथ कैलकुलेट करके जो आपका इंटरेस्ट आएगा उसको 5 बराबर भागों में बांटिएगा और पहली किस्त स्टार्ट कीजिएगा इस साल से जिस साल आपका जिस साल आपका मकान बनकर रेडी हुआ है। तो 18-19 से स्टार्ट करके आप देखो 18-19, 19-20, 20-21, बस जैसे ही आए ना 20-21 तुरंत उसको कैच कर लो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो आपको करके तो दिखाना पड़ेगा कि 5 कौन से ईयर हैं, पर हमारा इंटरेस्ट 2021 में है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 1% यहाँ पे होता 15-16, 1% यहाँ 15-16 होता, तो 15-16 से कैलकुलेट करना, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 हो गया ना, काम ख़त्म। 20-21 की तो बेचारे की बारी नहीं आई, तो आपको वो रिडक्शन 20-21 में नहीं मिलेगी। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, ठीक है। तो कैलकुलेट करने से पहले ये भी ध्यान में रख लेना, इतना तामझाम तब पालना जब आपको लगे कि 5 सालों में हमारा ईयर आ जाएगा। अगर हमारा ईयर आएगा ही नहीं तो फिर तो इतना पोंगा हम पाएंगे क्यों कैलकुलेट करें, है कि नहीं बात, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना। तो जी इस तरीके से मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी बता दिया है और कुछ चीज़ें भी आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।